फ्रेंड, तो राजीव विद्रोह दीक्षित चैनल में आज मैं एक ऐसे समाजशास्त्री की चर्चा करूंगा जिन्होंने भारत में राजनीति के समाजशास्त्र को काफ़ी कुछ विकसित किया। जी हाँ, अभी 2 दिन पहले ही गुजरात के एक समाजशास्त्री डॉक्टर धीरूभाई सेठ का निधन हुआ है। आपने विकासशील समाज अध्ययन केंद्र के स्थापना भी की थी, आप उसके संस्थापक सदस्य थे। धीरूभाई सेठ 85 वर्ष की उम्र में गुड़गांव में अपनी बेटी के साथ रह रहे थे। वहाँ इनका बहुत दिन से सांस का कष्ट था, दमे के मरीज थे और सांसों से लड़ते लड़ते 85 वर्ष की उम्र में इनकी सांसें इंतकाल हो गई और उनका निधन हुआ। ज़्यादा चर्चा में नहीं आए धीरूभाई से, किसी भी टीवी चैनल्स या समाचार पत्रों वगैरह में इसको कहीं कोई चर्चा नहीं हुई। कुछ समाजशास्त्रियों ने जरूर उनको अपने सोशल मीडिया ग्रुप में श्रद्धांजलि अर्पित की, लेकिन अभी भी बहुत से लोग धीरूभाई सेठ से परिचित नहीं। उन्होंने 1964 में कहा था, और रजनी कोठारी राजनीति शास्त्री थी। देखिए, समाजशास्त्र और वो समाजशास्त्री थे, रजनी कोठारी राजनीति शास्त्री, दोनों ने मिलकर 1964 में सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी CSDS बनाया था। CSDS में आपने देखा हो कई सर्वे वगैरह होते हैं, तो सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी। इसकी आवश्यकता लेके उन्होंने इसलिए कहा था कि वो कह रहे थे आज जो भारत के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, भारतीय विश्वविद्यालय जो हैं वो आइवरी टावर की तरह बुद्धिजीवी पैदा करने का काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो उच्च शिक्षा विभाग है, उच्च शिक्षा विभाग में कोई रिसर्च नहीं हो रही, कोई अनुसंधान नहीं हो रहा, कोई शैक्षणिक कार्य नहीं हो रहा। ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, आइवरी टावर बुद्धिजीवी पैदा कर रहे हैं। अगर आप इसको, ये उन्होंने 1964 में कहा था, लेकिन अगर देखें वास्तव में तो उनकी बात आज भी ज्वलंत मुद्दा है। मैं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का विद्यार्थी हूँ और मैं देख रहा हूँ कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ने 1985 से लेके 2023 आ गया, यहाँ पे विश्व स्तरीय कोई अनुसंधान नहीं हुआ, ना समाज विज्ञान में हुआ, ना साइंस में हुआ। हाँ, यहाँ से कुलपति बहुत निकले, यहाँ के बहुत से प्राध्यापक मध्य प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में कुलपति के रूप में और नई नई ऊंचाइयां पे पहुंचा रहे हैं विश्वविद्यालयों को, लेकिन विश्वविद्यालय में कोई शैक्षणिक परिदृश्य नहीं है। तो 1964 में जो धीरूभाई सेठ ने कहा था कि भारतीय विश्वविद्यालय आइवरी टावर जैसे बुद्धिजीवी पैदा करने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे ज्ञानोदय के बाद यूरोपीय शैली में भारत ने पश्चिमी मॉडल का अनुसरण किया है। आपने कहा था लोकतंत्र और जाति की तस्वीर हमें बदलनी होगी। अभी तक समाजशास्त्र में जो भी अध्ययन हो रहे हैं लोकतंत्र और जाति, तो इनके हमको लोकतंत्र और जाति की तस्वीर को, जो पुरानी तस्वीर को बदलना पड़ेगा। आप लुईस ड्यूमो से भी प्रभावित थे। उन्होंने कहा लुईस ड्यूमो ने जाति के एक अनुष्ठानिक सूचीबद्ध सिद्धांत का निर्माण किया है और भारतीय समाजशास्त्र पारंपरिक सिद्धांत की पकड़ में है। इसमें अब उन्होंने कहा था आज़ादी के बाद भी जो उपेक्षित वर्ग है, आदिवासी वर्ग है, इस पर कोई जगह नहीं है इसके लिए, इस पर कोई, अभी हम भी देख रहे हैं हर राजनीतिक दल कहते हैं हम आदिवासियों का सम्मान करेंगे, उनको ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री आप देखिए सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में ही जनजाति समाज के बनते हैं, बाकी कहीं नहीं। राष्ट्रपति जरूर, प्रधानमंत्री जी ने जनजाति समाज को प्रतिनिधित्व दिया है जो एक सराहनीय कार्य है, लेकिन अभी भी आदिवासी समाज उपेक्षित है। मणिपुर में यही उपेक्षा के कारण हिंसा हो रही है। आपने राजनीतिक आदर्शवाद को सामाजिक आदर्शवाद से जोड़ा। एक बार उनसे कहा गया था कि लोकतंत्र भारत के लिए क्या कर रहा है। स्वतंत्रता के बाद उनसे पूछा था कुछ पत्रकारों ने कि लोकतंत्र भारत के लिए क्या कर रहा है, ये सवाल किया था। इसका जवाब उन्होंने बहुत ही रोचक दिया। बोले लोकतंत्र भारत के लिए क्या कर रहा है ये जरूरी नहीं है, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि भारत लोकतंत्र के लिए क्या कर रहा है, भारतीय लोकतंत्र के लिए क्या कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल था। हंसमुख स्वभाव के थे। एक बार ऐसे उनके कुछ मित्र मंडली बताती है, उनके साथ योगेंद्र यादव ने भी काम किया,
अभय दुबे जी ने काम किया, रजनी कोठारी तो साथ में काम कर ही रही थी। तो इन लोग बताते हैं, इनके साथ चर्चा में मैं देख रहा था प्रतिमान भारतीय समाज संस्कृति नामक किताब, उसमें मतदाताओं के संसार पे काफ़ी कुछ चर्चा की है। उन्होंने लफड़ा था, बोले भारत में लफड़ा बहुत प्रयोग किया जाता है। इसमें उनसे पूछा गया लफड़ा है क्या, लफड़ा क्यों होता है? बोले भारत में प्रारंभ से ही लेके लफड़े होते रहे, लफड़े होते रहेंगे, बुद्धिजीवी वर्ग में भी होंगे, सामान्य वर्ग में भी होंगे, राजनीतिकों में भी होंगे। ये फ्रेंच के ला अफेयर की छाया है। बोले भारत पे फ्रेंच की ला अफेयर शब्द की छाया पड़ी, उससे लफड़ा शब्द शुरू हुआ। ग्रामीण संस्कृति के थे धीरू भाई जी, और वो भारत की, उनका कहना था कि हमें भारतीय लोकतंत्र और जाति की पुरानी तस्वीर को बदलना होगा। उन्होंने कहा हमारे यहाँ वोट बैंक की एक समाजशास्त्री अवधारणा है। वो कह रहे थे वोट बैंक को एक समाजशास्त्री अवधारणा के रूप में देखा जाता है, हमें चुनाव में समाज वैज्ञानिक अध्ययन की बात करनी चाहिए, ना कि चुनाव के समाजशास्त्र की। उन्होंने कहा था हमें चुनाव पे समाज वैज्ञानिक अध्ययन की बात करना चाहिए, लेकिन हम बात करते हैं चुनाव के समाजशास्त्र की। चुनाव का समाजशास्त्र भारत के चुनाव की भविष्यवाणी का शास्त्र बन गया है। ये चीज योगेश अटल ने भी कहा है, समाजशास्त्री योगेश अटल इनके साथ काम कर, उन्होंने भी कहा है कि चुनाव का समाजशास्त्र भारत में चुनाव के भविष्यवाणी का शास्त्र बन के रह गया है। जबकि 1952 में अमेरिका में मैकल्लम ने सेफोलॉजी शब्द की शुरुआत की थी। इतिहास के विशेषज्ञ थे मैकल्लम, उन्होंने 1952 में सेफोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। सेफोज यूनानी शब्द है, इसका अर्थ होता है कंकड़ पत्थर, क्योंकि पहले यूरोप में बैलेट पेपर की जगह कंकड़ का प्रयोग किया जाता था, इसलिए कंकड़ गणना शास्त्र के रूप में से लिया जाता है। और भारत में चुनाव विश्लेषण विज्ञान तो 1952 में हुआ था। भारत में तो सेफोलॉजी की शुरुआत बहुत बाद में हुई, 1985 के बाद हुई है। और हम वोट बैंक को समाजशास्त्री अवधारणा समझते हैं। हमें चुनाव में समाज वैज्ञानिक अध्ययन की हम वकालत ही नहीं करते, उसकी चर्चा नहीं करते, हम सिर्फ देखते हैं चुनाव के समाजशास्त्र की। आज भारत में एक नए मध्यम वर्ग का उभार हो रहा है, जो भारतीय जनता के भूमंडलीकरण आकांक्षाओं का वाहक है। ऐसे हमें देखना होगा कि भारत में जो चुनाव का समाजशास्त्र है, वो चुनाव की भविष्यवाणी का शास्त्र होकर ना रह जाए, क्योंकि अभी तो यही हो रहा है। अभी कर्नाटक के कल आया एग्जिट पोल, कुछ बता रहे हैं इस पार्टी को, कुछ बता रहे हैं इस पार्टी को, सबने अपने हिसाब से, और जब रिजल्ट आएगा तब देखिए, हालांकि बहुत कुछ वो सटीक बैठता है, लेकिन हम उसमें सिर्फ चुनावों के भविष्यवाणी में ये बताते हैं कि कहीं बजरंग बली की बात हो रही है, कि बजरंग दल बैन की बात हो रही है, लेकिन मूल मुद्दे बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार, ये सब नेपथ में चले जाते हैं। इसलिए धीरू भाई सेठ कहते थे कि हमें समाज वैज्ञानिक अध्ययन की बात करना चाहिए, ना कि चुनाव के समाजशास्त्र की। तो परसों उनका निधन हुआ है। CID ने उनको श्रद्धांजलि दी है, कई समाजशास्त्री दे रहे हैं, क्योंकि आपका एक आधुनिकता की बात जो आपने की थी, बोले भारत जो है, भारत की शुरुआत जो है उत्तर आधुनिकता से हुई है। तो यहाँ पे हम सभी उत्तर आधुनिक होते जा रहे हैं। लोकतंत्र भारत के साथ क्या कर रहा है, इस पर चर्चा ना करके हमें भारत लोकतंत्र के लिए क्या कर रहा है, इस पर चर्चा करना चाहिए। इस राजनीतिक आदर्शवाद को सामाजिक आदर्श के साथ, सामाजिक आदर्श के साथ जोड़ा था आपने रजनी कोठारी के साथ। मैंने पहले कहा था रजनी कोठारी जो है राजनीति शास्त्र की विद्वान है, और धीरू भाई सेठ समाजशास्त्र के। इन दोनों ने मिलकर द सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी CADS बनाया, जो बहुत अध्ययन करता रहता है। और इन्हीं लोगों ने 1980 में धीरू भाई सेठ और रजनी कोठारी ने मिलकर लोगों से संवाद के लिए एक लोकायन शुरू किया था। लोकायन बहुत हुआ काफ़ी, हालांकि उसके बारे में कहा जाता है कंट्रोवर्सी है कि कम्युनिज्म है, ये है, वो है, बुद्धिजीवी हैं, उत्तर आधुनिकतावादी हैं, लेकिन लोकायन ने एक वाद विवाद की एक सतत परंपरा चालू की थी। ऐसे धीरू भाई से समाजशास्त्री को, हम सभी समाजशास्त्रियों को जानना चाहिए, समाजशास्त्री विद्यार्थियों को, समाजशास्त्री शिक्षकों को इनसे परिचित होना चाहिए, उनके कारणों से परिचित होना चाहिए। मध्यांचल सोशलॉजिकल सोसाइटी और मेरा चैनल सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित अपनी संवेदनाएं उनके साथ रखता है कि हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो नहीं है, लेकिन उनके विचार हैं, हम उनके विचारों से सीखेंगे। और सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है।